नमस्कार, मैं हूं अनुज सिंघल और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज म्यूचुअल फंड शो। मार्केट की इस रोलर कोस्टर राइड में आपका पोर्टफोलियो कितना रिस्क फ्री है, अच्छे और बुरे वेदर के लिए कितना तैयार है, अगर आपके पास सही सुरक्षा कवच है तो फिर डरना मना है। आज के हमारे शो की थीम यही है। हमारे रेडार पर हैं मल्टी कैप फंड्स। ये उन कंपनियों पर दांव लगाते हैं जो आज इमर्जिंग हैं लेकिन कल मल्टी बैगर बनने का दम रखते हैं। इससे मार्केट कैप का फासला खतरा नहीं बल्कि अवसर बन जाता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस एएमसी के नितिन अरोड़ा। बता दें हम आपको कि नितिन एक्सिस मल्टी कैप फंड, एक्सिस वैल्यू फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड संभालते हैं और इन 4 फंड्स का AUM करीब 43,000 करोड़ का है। नितिन जी, सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये जो मल्टी कैप फंड्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं और इन्वेस्टर्स को इन पर क्यों फोकस रखना चाहिए? थैंक यू अनुज जी। आई थिंक मल्टी कैप जो फंड है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि हमने देखा है पास्ट ऑलमोस्ट 15 इयर्स 20 इयर्स हिस्ट्री में इंडिया में कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अलग अलग जगह निवेश किया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हुई, चाहे वो कंजम्पशन हुई, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हुई। ये 3 मेन थीम है जो हमें लगता है कि मल्टी कैप में काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। हर एक कंपनी का हर एक साइकिल जिस तरीके से होता है हर एक सेक्टर का, उसमें वैल्यूएशन वेरी करता है, उसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज वेरी करता है। और मल्टी कैप एक ऐसी स्कीम है जहां पे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है फंड मैनेजर को भी और निवेशकों को भी कि किस तरीके से अलग अलग मार्केट कैप में, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे मैंने बात की मैन्युफैक्चरिंग में, कंजम्पशन में, एक्सपोर्ट्स में, वहां पे क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस है। आई थिंक वो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टर को और निवेशक को कि लॉन्ग टर्म व्यू से वहां पे अल्फा जनरेशन जो ऑलरेडी हिस्ट्री में करके दिखाया है मल्टी कैप स्कीम ने। और हमें ऐसे ही लगता है कि आगे भी अगले 5 साल बहुत पोटेंशियल है स्मॉल कैप कंपनीज को मिड कैप में बनने का और मिड कैप कंपनीज को लार्ज कैप में बनने का। तो आई थिंक बहुत ही स्टेबल, बहुत डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है जहां पे निवेशकों का लॉन्ग टर्म अगर कॉल लिया जाए 4 से 5 साल का, तो अल्फा जनरेशन काफी अच्छा होता है। ओके। और इसमें फिर एक सवाल ये होगा कि मल्टी कैप इन्वेस्टिंग से कंपाउंडिंग कैसे होगी लॉन्ग टर्म, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना होगा कि अगर आपको बड़ी कंपाउंडिंग है, बड़ा पैसा बनाना है तो शायद थोड़ा फोकस ज़्यादा स्मॉल कैप पे किया जाए। तो ऐसे मल्टी कैप से वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? देखिए, मल्टी कैप थीम एक डाइवर्सिफाइड ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप और मिड कैप में रीरेटिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाल ही की बात करते हैं, जैसे जब ईरान वॉर हुआ, राइट, मार्केट ने ये सोचा कि आई थिंक ये ऑयल को लेके काफी ज्यादा परेशानी करेगा कंट्री को, क्योंकि हम लोग ऑयल डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। अब इसमें एवरीवन वाज मेकिंग, हर एक इंसान अपने एक अजम्पशन लगा रहा है कि $120 ऑयल हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आई थिंक मल्टी कैप, और हुआ क्या मार्केट में कि मार्केट एनर्जी ट्रांजिशन थीम में चला गया। ओके, कि इवेंचुअली अपनी कंट्री को भी चाहे आप देखें ग्लोबली जिस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, चाइना में ऑयल कंजम्पशन डाउन है, विच इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ कंजम्पशन। कोरिया का 40% LNG हमसे ज्यादा आता है और मुझसे, उसके बाद भी उनके मैन्युफैक्चरिंग में हिट नहीं हुआ, विच टेल्स यू, जो आपको बताता है कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन में मार्केट चला गया, कि एनर्जी प्लेस जहां पे गवर्नमेंट फोकस करेगा, ईवी जहां पे गवर्नमेंट फोकस करेगा। ये सब जो रिलेटिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये सब बहुत ही डाइवर्सिफाइड वे में खेली जा सकती है, एंड यही सब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस मिड, स्मॉल और लार्ज कैप में ऑफर करती है। द रीजन कि रीरेटिंग अपॉर्चुनिटीज सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं है, रीरेटिंग अपॉर्चुनिटीज हमको लगता है कि मिड कैप और लार्ज कैप में भी है। सिर्फ आपको करेक्ट थीम में होना होता है और करेक्ट स्टॉक में होना होता है। अगर आप देखें हमारी अपॉर्चुनिटी में हमने देखा है एज अ मल्टी कैप कैटेगरी, जो 5वां साल में अभी हम चल रहे हैं, हमारी कम से कम 15 से 20 कंपनियां एवरी ईयर, रादर इन द लास्ट 3 years हैव बिकम मिड कैप, एंड 15 से 20 मिड कैप कंपनीज हैव बिकम लार्ज कैप। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी होता है और बहुत डाइवर्सिफाई करता है इन्वेस्टर को एंड इवन फंड मैनेजर को, कि अक्रॉस सेक्टर्स को
किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस में लेकर अल्फा जनरेट किया जाए। ओके तो ऐसे में जब बड़ी आउट परफॉर्मेंस आती है मिड कैप और लार्ज कैप में, और कुछ मिड कैप लार्ज कैप बनते हैं, कुछ लार्ज कैप जायंट कैप बनते हैं, इन दैट केस क्या आप वापस एक रीलुक करते हैं पोर्टफोलियो पर, वापस वहां से थोड़ा स्टेक कम करके थोड़े कुछ और अगले थोड़े से कम मार्केट कैप के स्टॉक्स ढूंढते हैं फिर? देखिए अनुज जी, सबसे बड़ा रोल जो फंड मैनेजर का होता है किसी स्कीम के लिए, वो सबसे बड़ा काम होता है रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करना। ओके, एंड मार्केट ने ये बार बार सिखाया है कि मैं ज्यादा वैल्यूएशन को लेके डिबेट नहीं करूंगा, बिकॉज वैल्यूएशन इज सब्जेक्ट टू अर्निंग्स एंड पोटेंशियल कितना है उस टारगेट मार्केट में। बट रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस एक सबसे बड़ा जॉब होता है फंड मैनेजर का। और जब हम भी देखते हैं कि जहां रिस्क रिवॉर्ड आउट ऑफ वैक है या नहीं समझ में आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी साइज मल्टीपल एकदम ही सब प्राइस इन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम भी रिस्क रिवॉर्ड कॉल लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे और जगह पैसा बनाया जा सकता है। तो आई थिंक ये एक नेचर है, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस का। लेकिन जो बड़ी थीम्स होती हैं, जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहां पे क्या होता है कि वैल्यूएशन पहले उसको कैप्चर करता है, फिर अर्निंग्स फॉलो होती है। बट यही देखा गया है, जब ये एनर्जी ट्रांजिशन थीम 3 साल पहले भी मार्केट बहुत डिसबिलीफ में था, और जब हमारा वॉर स्टार्ट हुआ, ईरान वॉर, उसके बाद भी मार्केट वाज वेरी पेसिमिस्टिक कि ऑयल पे कैसे कॉल लेना है। बट आई थिंक स्लोली पीपल अंडरस्टूड, लोगों को लगा कि ये एनर्जी ट्रांजिशन थीम जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, एंड दैट्स व्हाई आप देखें स्टॉक जो अच्छा कर रहे हैं वो और महंगे होते गए। बट ये एक बहुत लाजमी बात है, बहुत जरूरी है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड को बहुत कायदे से, बहुत तरीके से एनालाइज करना पड़ता है कि अर्निंग्स कहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है और कहाँ पे मल्टीपल एकदम डिप्रेस्ड है। तो वो मल्टी कैप एज अ कैटेगरी में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है फंड मैनेजर को कि उसका वेट ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए फंड को। अच्छा, अभी करीब 2-2.5 साल पहले हमने एक विचित्र फिनोमेना देखा था इंडियन मार्केट में, जहां मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के वैल्यूएशंस उल्टा हो गए थे। मतलब एक नॉर्मली का जो इस तरीके से होता है वो उल्टा हो गया था। तो लार्ज कैप से मिड कैप का वैल्यूएशन ज़्यादा, मिड कैप से माइक्रो का ज़्यादा, वो सबसे ऊपर ऐसे में पहुंच गया था। पिछले 2-3 साल में जो करेक्शन हुई, क्या उससे वो डिस्पैरिटी अब नॉर्मल हो गई है वापस? आई थिंक अगर आप देखें लास्ट 2 साल के अर्निंग्स ग्रोथ, और रादर इवन दिस क्वार्टर जो गए हैं, लास्ट 2 क्वार्टर्स, स्मॉल और मिड कैप कंपनीज ने 15 से 20% अर्निंग ग्रोथ दी है। ओके, और ऑब्वियसली एक बियॉन्ड अ पॉइंट, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, 3 साल पहले एकदम सब सिचुएशन आउट ऑफ बैक जा रही थी, बिकॉज इंडिया में इनफ्लो भी बहुत ज्यादा है। ओके, एंड सब निवेशकों को ये लग रहा था कि एफआईज विल आल्सो टर्न पॉजिटिव, एफआईज आएंगे, लेकिन उसका एक अलग प्रॉब्लम है कि हमारा किस तरह से रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, जो एफआईज को इतना ल्यूक्रेटिव नहीं लगता है इस समय। लेकिन हमें लगता है कि मिड स्मॉल में अभी भी बहुत सारे ऐसे आइडिएशंस हैं जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। ऐसा हमारा मानना है कि मिड स्मॉल के जो प्रमोटर्स भी हैं, एंड द काइंड ऑफ इनोवेशन जो वो लोग कर रहे हैं, जो R&D स्पेंड पे पैसा खर्चा हो रहा है, एंड इसमें एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जो गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसी भी साल में आके नहीं काटा, वो एक बहुत बड़ा टेलविंड है इन सब कंपनीज का। तो हमने देखा है कि चाहे वो मिड हो, स्मॉल हो, या थोड़ा माइक्रो कैप कंपनीज हो, अगर अपॉर्चुनिटी साइज क्रिएट हो रही है, तो हम लोगों ने देखा है ये प्रमोटर्स और इवन जो प्रोफेशनल्स हैं मिड स्मॉल कैप कंपनीज के, उस अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा जोर से और ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी से कर रहे हैं कंप्लीट। लार्ज कैप में आई थिंक ग्रोथ ज्यादातर कंपाउंड कर रही हैं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं जो मार्केट शेयर काफी बढ़ा रही है। एंड आई थिंक इसीलिए मैंने ये बात पहले भी बोली कि मार्केट में सही स्टॉक और सही सेक्टर में रहना बहुत जरूरी है इस समय। सही स्टॉक और सही सेक्टर में रहना बहुत ज़रूरी है। भारत की ग्रोथ स्टोरी क्या ब्रॉड बेस्ड है? आपको लगता है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, अक्रॉस द बोर्ड आगे पैसा बनेगा? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि अगर मैं भारत की 3 स्टोरियों को तोड़ूं, तो सबसे पहले अगर बात करें कंजम्पशन की, जो सी पार्ट है हमारे पोर्टफोलियो का, जिसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। देखिए, भारत में कंजम्पशन जीएसटी के बाद ये बहुत मानना था लोगों का कि एंट्री लेवल कार्स बिकेंगी, एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स बिकेंगे, लेकिन वो सब हमने नहीं देखा। ओके, क्योंकि जीएसटी हमारे हिसाब से कट इनकम इंक्रीज करना नहीं है किसी का, ये सेविंग हुई, और अदर प्रोडक्ट प्राइस चीपर हुए जो अच्छे प्रोडक्ट थे, और हमने देखा कस्टमर ने आके अपने आप को अपग्रेड किया। ओके,
और ये चीज हम ऑलरेडी 5 साल से देख रहे हैं, जिसको हम प्रीमियमाइजेशन थीम कह रहे थे। और हुआ क्या, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ऑटो में 55% एसयूवी शेयर था, वो पोस्ट जीएसटी 66 हो गया। तो हमारा ये मानना है कंजम्पशन में, प्रीमियम कंजम्पशन में अभी भी काफी स्कोप है, और वहां पे वही सब एजाइल कंपनीज आई थिंक शुड बी अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, जहां पे मार्केट शेयर गेन हो सके। दूसरी बात, अगर आप हमारा आई पार्ट देखें पोर्टफोलियो का, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, आई थिंक वहां पे काफी टेलविंड है। वहां पे हमने भारत में काफी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी को बढ़ता हुआ देखा है। हमने ऑटो एंग्स के थ्रू देखा है कि किस तरीके से ऑटो एंग्स भी मैन्युफैक्चरिंग में अपना बेस बढ़ाते जा रहे हैं। हमने यूरोपियन एंटिटी से या यूरोप कंपनी से कभी काम नहीं देखा था, वो हमने आते हुए देखा है लास्ट 1-1.5 साल में। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पार्ट है जहां पे काफी ज्यादा स्कोप है अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ का, और अच्छी कंपनीज जो स्मॉल मिड कैप की कंपनीज है, वो काफी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से आगे आ रही है। जो एक्सपोर्ट पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है कंट्री का, वो देखिए अभी भी बहुत टैक्टिकल है। ओके, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज इतना अच्छा नहीं कर रही है, तो उसमें हम लोग का थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन है। चाहे आईटी हुआ, लोगों को बहुत वैल्यू दिखी उसके अंदर, लेकिन एआई ट्रेड हैज रियली टेकन इट डाउन कंप्लीटली। तो मुझे लगता है अगर 3 भागों को तोड़े, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इन तीनों भागों में बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज में अपॉर्चुनिटीज हैं, बट ब्रॉड बेस नहीं है। ओके नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे सामने रखने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। इस नोट पर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात होगी बिहेवियर बायसेस पर। जी हाँ, अगर आप एक म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो आपके काफ़ी बायसेस होते होंगे। ऐसे में अनजाने में निवेशक कैसे बड़ा मुनाफा बनाने से बच जाते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल से। वेलकम बैक, एक बार स्वागत है आपका फिर से म्यूचुअल फंड शो में। और मार्केट से ज़्यादा अक्सर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी तय करती है कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। इसे कहते हैं बिहेवियर बायस। आज इन पर बात करेंगे हम। हमारे साथ बात करने के लिए ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल हैं। पंकज जी, थैंक यू सो मच आज शो में जुड़ने के लिए। 3-4 टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीसेंसी बायस के साथ। पहले तो ये बताइए कि ये क्या होता है और इससे निवेशकों का क्या नुकसान होता है। अनुज जी नमस्कार और धन्यवाद आपका इस शो पर बुलाने के लिए। देखिए, क्योंकि इमोशंस तो बहुत, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो इमोशंस तो रहेंगे, और होता यह है कि कई बार डिसीजन जो होते हैं वो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होते हैं बल्कि इमोशनल होते हैं। तो जैसे हम बात करें रिसेंसी बायस की, तो अक्सर आप जानते हैं कि जब निवेशक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक्स की बात हो या म्यूचुअल फंड की हम बात करें स्पेशली, तो ये पूछते हैं कि भाई बेस्ट परफॉर्मिंग फंड बताइए। अब बेस्ट परफॉर्मिंग मतलब क्या हुआ, जिसने रिसेंट में अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो किसी कैटेगरी की बात हो या फिर किसी एसेट क्लास की बात हो। तो रिसेंट में जिस एसेट क्लास ने, जिस मार्केट कैप ने या जिस स्टाइल ने अच्छा परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स अक्सर उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आगे अच्छा करेगी, पर होता यही है जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यही पूछते हैं कि भाई बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं। अब हमने देखा जब स्मॉल कैप में तेजी थी तो निवेशकों ने सारा पैसा निकालकर स्मॉल कैप में लगा दिया। ऐसे हमने देखा कि सिल्वर में तेजी हुई या गोल्ड में तेजी थी या है जो भी कहें, तो निवेशकों ने अपना इक्विटी से पैसा निकाला और ज्यादा पैसा सिल्वर में, गोल्ड में लगा दिया। तो एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसेंट में जिन एसेट क्लासेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वहीं पर ज्यादा निवेश करना ये जोखिम भरा हो जाता है और आपके रिटर्न्स को कम कर देता है। इंटरेस्टिंग, और ये हमने काफ़ी देखा भी है। रिसेंसी बायस कई जगह आता है एक्चुअली, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी रहता है। दूसरा है संक कॉस्ट फैलेसी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। ये क्या वही जो घाटा होता जाए तो और एवरेज करते जाए, क्या ये वो है? बिल्कुल सही कहा आपने अनुज जी। देखिए, कई बार ये होता है कि आपने सही चीज चुनी है और ठीक है उसकी किसी वजह से प्राइस नीचे आ गए हैं तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर आपने कुछ गलत इन्वेस्ट कर दिया। आपने देखा कि कोई चीज पहले से ही बहुत महंगी थी, आप समहाउ एंट्री कर गए उसमें, पर उसके बाद वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ।
अब करेक्शन का मतलब ये नहीं कि वो सही वैल्यू पे आ गया है अभी, बट थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन हुआ, आपने सोचा कि ये 500 में बाय किया था, अब ये इसका जो प्राइस है वो 400 है, एनएवी पहले 200 रुपए थी, अभी इसकी एनएवी 170 रुपए है। बट ये तो नहीं है ना कि 170 भी वो सही प्राइस है। तो ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर्स ये देखकर कि भाई भाव नीचे आ रहा है और ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं, और ऐसे में यही होता है कि आप एवरेज करने के चक्कर में अपने नुकसान को बढ़ाते जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा चीज ये है कि आप जिस भाव में ले रहे हैं, क्या वो भाव सही है या नहीं है। ये नहीं है कि पहले वो 500 का था और आज वो 300 का है तो मतलब वो सस्ता है। हो सकता है कि पहले बहुत महंगा था, अब थोड़ा कम महंगा है। तो इसके लिए जो संक कॉस्ट फैलेसी है, यानी कि अपने अच्छे पैसे को भी अपने नुकसान के साथ में जोड़ते जाना और नुकसान को बढ़ाते जाना, तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से कई बार इन्वेस्टर्स पैसा बनाने से चूक जाते हैं। बिल्कुल, इसको ट्रेडिंग में भी यूज़ किया जाता है, जब लोग ट्रेड लेते हैं लेकिन इन्वेस्टर बन जाते हैं क्योंकि वो भाव उनके नहीं आते हैं। उसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट है शॉर्ट टर्म बिहेवियर। इस पर आते हैं अब। बिल्कुल, देखिए ये हम अक्सर देखते हैं कि आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स में पेशेंस की बड़ी कमी होती है। तो कई बार देखा जाता है कि आपने इन्वेस्ट किया और इमीडिएटली लगता है कि अब बस पैसा बनना चाहिए यहाँ से, नहीं बना कुछ समय तो फिर एग्जिट कर जाएंगे। बार बार स्कीम स्विच करना, बार बार अपने एसेट लोकेशन को चेंज करना, यानी कि आपने देखा कि अभी इक्विटी में पैसा बन रहा है, आप इन्वेस्ट किया वहां पर और अब मालूम चला कि वो पहले ही बहुत रैली हो चुकी थी, थोड़ा करेक्शन आ गया, वहां से निकल गए। अब देखा कि भाई अब तो कमोडिटी में थोड़ा पैसा दिखाई दे रहा है, वहां एंटर हो गए। तो बार बार जैसे आपने देखा है ना कि कई बार भीड़ में हम चलते हैं तो देखते हैं कि बाजू वाली जो लेन है वो जरा फास्ट चल रही है, या टोल नाके में देखा जाता है कि जिस लेन में हमारी गाड़ी है वो थोड़ा स्लो है और बाजू वाली थोड़ा सा फास्ट चल रही है, और चेंज करते हैं और फिर जानते हैं कि नहीं हमारी लेन ही ठीक थी, वो जरा फास्ट चल रही हो गई है अभी। तो ये जो शॉर्ट टर्म में बार बार ये होता है ना कि आपको जल्दी पैसा बनाने की जल्दी होती है और उस चक्कर में आप धैर्य खो देते हैं, डिसीजन गलत हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि निवेशक बात तो करते हैं लॉन्ग टर्म की, लेकिन बहुत जल्दी पेशेंस खोने की वजह से डिसीजन गलत करते जाते हैं और फिर ये वेल्थ क्रिएशन में एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक है एसेट एलोकेशन में अनुशासन की कमी। किस तरीके के अनुशासन की आप इसमें बात कर रहे हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं जब भी हम बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन में मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, पर हम जानते हैं कि हमारे गोल के हिसाब से, हमारे टाइम होराइजन के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम एलोकेशन तय करते हैं। यानी कि हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी भी होना चाहिए, गोल्ड सिल्वर भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए। तो इस तरह से एसेट एलोकेशन तय किया जाता है। अब कमी क्या होती है, शुरुआत में तो सब कहते हैं कि ठीक है सब कुछ होना चाहिए, पर जब देखते हैं कि भाई इक्विटी में उतनी तेजी नहीं है जितनी गोल्ड सिल्वर में हो रही है, तो अक्सर वो एलोकेशन इक्विटी से कम हो जाता है और आपके कमोडिटी में यानी गोल्ड सिल्वर में बढ़ जाता है। अब इसका नुकसान ये होता है, हम सब जानते हैं कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल रखती है अच्छे रिटर्न्स अर्न करने की। गोल्ड सिल्वर में वहां पे देखेंगे तो काफी उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन फिर भी उसका एक अलग साइकिल होती है। लेकिन इन्वेस्टर्स इन साइकिल्स को ध्यान में न रखते हुए अपने एसेट एलोकेशन को टाइम के हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो हमारा मान लीजिए 70% 80% इक्विटी में है, 60% इक्विटी में है, 20% हमारा गोल्ड सिल्वर में है, 10-20% डेट में है। इस तरह का एलोकेशन रखना चाहिए। पर यह होता यह है कि जब जिस चीज में तेजी हो वहां पर ज्यादा कर देते हैं और इसकी वजह से फिर जब थोड़ा साइकिल चेंज होती है तो नुकसान हो जाता है। और आखिरी है इसमें लॉस एवर्जन। ये मतलब लॉस बुक करना चाहिए कभी कभी। देखिए बिल्कुल सही बात है। अब लॉस एवर्जन, लॉस से डरना नहीं है। होता क्या है कि एक तो बुक करने की बात मैं कहूंगा, पर पहली बात यह है कि जो दुख होता है ना किसी लॉस का, वो कहीं ज्यादा होता है गेन के जॉय से। यानी कि जो 100 रुपया खोने में जो दुख होगा उसके मुकाबले शायद 100 रुपए मिल जाए तो उतनी खुशी नहीं होगी। तो लॉस का दुख बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टर्स लॉस बुक नहीं कर पाते हैं। तो कई बार मालूम चलता है कि चीज खराब है, डिसीजन गलत हो गया है, यहां से निकल जाएं और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दें तो शायद अपना नुकसान की भरपाई भी हो सकती है और फ्यूचर में ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन नहीं, वो लॉस पे बैठे रहते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लॉस बुक करने का दुख बहुत ज्यादा सताता है कि भाई अब तो बुक कर लिया। देखिए चीज सही है, थोड़ा करेक्शन आया है तो वहां तो पेशेंस चाहिए, मैं वहां बुक करने की बात नहीं कर रहा हूं। पर अगर समझ में आ जाए कि आपने एंट्री जो है वो गलत चीज में कर ली है,
गलत समय पे कर लिए, प्राइस सही नहीं है और यहाँ से निकलने में फायदा है, तो फिर एक सीधी सी बात है, गलत ट्रेन में चढ़ गए, जितना लंबा सफर तय करके फिर आप वापस आएंगे उतना ही महंगा पड़ेगा। तो जितनी जल्दी मालूम चल जाए कि गलत गाड़ी में चढ़ गए, उतर जाओ और वापस आ जाओ। उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगेगा। चलिए तो ये तो हमने बात कर ली आज सारे के सारे वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो शायद आपको नुकसान करा रहे हैं। पंकज जी, मैंने टीज में कहा था कि हम एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे, लेकिन सच बताऊं ना तो ये अपने आप में एक और ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं चाहूँगा हम और 8-10 मिनट स्पेंड करें, तो इसको हम अगली बार करेंगे। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर ही हमने अच्छी खासी डिस्कशन की। अगली बार हम आपसे मिलेंगे, हम एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक चलिए, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।